हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास ली उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये मधुमेह के बारे में पढ़ा था ना। तो इसमें डायबिटीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या काफ़ी चीज़ें पढ़ी। ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, ये होता है कार्बोज के सही चयापचय न हो पाने के कारण डायबिटीज़ होता है। और इसे मधुमेह भी बोलते हैं ना। तो जिसके ये क्या होता है कि जब कार्बोज क्या होता है, हम लोग आहार में जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह ग्लूकोज के रूप में जब ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है तो ग्लूकोज जाकर वह क्या करता है कि हमारे रक्त में मिलता है। रक्त जो है वो कोशिकाओं को तक पहुंचकर हमें क्या वहाँ पर जाकर वो जलता है और क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब डायबिटीज़ की कंडीशन आती है तो क्या होता है, उस कंडीशन में ये जो ग्लूकोज है ये रक्त में ही घूमता रहता है। और कहाँ तक, सिर्फ रक्त में ही घूमता है और ये कोशिका तक नहीं पहुँच पाता है। और जिससे क्या होता है, व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिल पाती। और देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो स्किन वगैरह होती है ये बिल्कुल झूल जाती है स्किन। और क्या होता है, उनको बहुत वीकनेस लगती है, उनका वेट कम होने लगता है। और क्या इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने, काफ़ी लक्षण हम लोगों ने इसमें देखा था। और ये किस कारण से, ये ज़्यादातर देखिए मोटापा वगैरह होने के कारण होता है। और डायबिटीज़ के हम लोगों ने प्रकार भी देखे थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो पढ़े थे हम लोगों ने, एक क्या पढ़ा था, पहला जो डायबिटीज़ पढ़ा था इसमें क्या पढ़ा था, IDDM। दूसरा हम लोगों ने देखा था NIDDM। और तीसरा क्या देखा था हम लोगों ने, पहला क्या देखा था IDDM, दूसरा क्या देखा था NIDDM, और तीसरा क्या देखा था MRDM। ये हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये 3 डायबिटीज़ के प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप इसका पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार के कैसे ये होता है। और हम लोगों ने इसके बारे में पूरा मेन बताया था कि ये स्टेप जो होता है यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। जो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के, वो प्रमुख लक्षण क्या होते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलीयूरिया पढ़ा था, पॉलीडिप्सिया पढ़ा था, पॉलीफेजिया पढ़ा था। तो जो हम लोगों ने पॉलीफेजिया पढ़ा था उसमें क्या होता है, पॉलीफेजिया की स्थिति में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बार बार जो होता है वह बार बार भूख लगता है। और पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, बार बार प्यास लगता है। और पॉलीयूरिया में क्या होता है कि बहुमूत्रता की स्थिति आती है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, हम लोगों ने सामान्य लक्षण में हम लोगों ने क्या कहा कि सामान्य लक्षण में हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको मतलब एक उम्र के बाद, एक एज के बाद अगर व्यक्ति को क्या हो रहा है कि उसको बार बार प्यास लग रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बार बार प्यास लग रही है, बार बार वो मतलब वॉशरूम जा रहा है। और क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ें, अगर बार बार उसका मुंह सूख रहा है तो हम लोग कहते हैं कि काम करिए कि अपना डायबिटीज़ टेस्ट करवा लीजिए, अपना चेकअप करवा लीजिए, ब्लड जांच करवा लीजिए, हो सकता है कि ये डायबिटीज़ हो सकता है। तो मतलब इतना तो हम लोग नॉर्मल जानते ही हैं कि ये कंडीशन आती है। और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग मतलब ये नॉर्मल हम लोग ऐसा, अब हम लोग हर घर में क्योंकि ये दिक्कतें हो रही हैं। पहले ऐसा था कि हम लोग ये चीज़ नहीं समझते थे, लेकिन अब जहाँ देखेंगे हर 2-4 लोग, अब अगर मतलब कोई आता है किसी के घर पे, आप देखिए गेस्ट आते हैं तो पूछते हैं कि चीनी वाली चाय की या बिना चीनी की, क्योंकि ये दिक्कत अब आम हो चुकी है। क्योंकि हम लोगों का रहन सहन, खान पान इस तरीके से हो चुका है कि ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोगों ने क्या, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद और देखिए कि ये क्यों होता है इस तरीके से, अगर हम अपने खान पान को सही तरीके से रखें, किस तरीके से हम अपने भोजन को, किस तरीके से हम मतलब अपना भोजन करें, तो ये सारी दिक्कतों से बचा जा सकता है। तो इतना हम लोगों ने ये देखा था। अब हम लोग एक बार स्टेप को इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका स्टेप क्या है कि पहला क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, सीमिया। और क्या है दूसरा, पहला हाइपरग्लाइसीमिया और दूसरा क्या है, ग्लाइकोसूरिया। क्या है, ग्लाइकोसूरिया। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में
ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये हाइपरग्लाइसीमिया का हो गया कि इसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, इसमें यूरिन में क्या होता है, यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो रही है, और किसमें, ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। और क्या तीसरा था, पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया में क्या होता है कि पॉलीयूरिया में क्या होता है, पॉलीयूरिया में क्या होता है, इसमें होता है कि बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, या बहुमूत्रता, ये पॉलीयूरिया हो गया। और क्या होता है चौथे नंबर इसके बाद क्या आता है, जीरोस्ट्रोमा। अब ये चौथे नंबर पे जीरोस्ट्रोमा है। क्या है, जीरोस्ट्रोमा। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का क्या होता है, मुख सूखता है, मतलब बार बार मुख सूखता है। बार बार क्या होता है, मुख सूखता है। उसके बाद क्या होता है कि पॉलीडिप्सिया। क्या होता है, पॉलीडिप्सिया। अब ये पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, बार बार व्यक्ति को प्यास लगती है, बार बार प्यास लगना। तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, बार बार प्यास का लगना। उसके बाद क्या होता है कि पॉलीडिप्सिया, ठीक। और पॉलीफेजिया में क्या होता है, बार बार भूख लगना, बार बार क्या होता है, भूख लगती है, भूख लगना। उसके बाद क्या होता है कि पॉलीफेजिया बाद फटीग, लॉस ऑफ वेट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, वजन घटता है। उसके बाद क्या होता है, एसिडोसिस में क्या होता है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, कीटोनेमिया। कीटोनेमिया में क्या होता है, रक्त में क्या होता है कि रक्त में कीटोन की मात्रा ज़्यादा होती है। कीटोन की मात्रा ज़्यादा। फिर क्या होता है, कीटोन यूरिया। मूत्र से कीटोन बाहर आएगा, कीटोन
कार्बन क्या होगा, बाहर आएगा। उसके बाद क्या होगा, कीटोन एसिडोसिस। इसमें क्या होगा, यूरिन में वसा का जमा होना, यूरिन में वसा का जमा होना। फिर क्या होगा, डायबिटिक कोमा। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में कि ब्लड में जो होता है वह शुगर की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा हो जाती है। ग्लाइकोसूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया के बाद क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या आता है कि पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है, बहुमूत्रता की स्थिति, मतलब बार बार यूरिन पास करना, ये बहुमूत्रता होता है। और उसके बाद होता है जीरोस्ट्रोमा। जीरोस्ट्रोमा में क्या होता है, बार बार व्यक्ति का मुख सूखता है, ठीक है, जीरोस्ट्रोमा हो गया। फिर क्या हो गया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। पॉलीफेजिया में बार बार व्यक्ति को भूख लगती है। उसके बाद क्या होता है, वजन घटता है। फिर एसिडोसिस में क्या होता है, एसिड की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा हो जाती है। कीटोनेमिया, कीटोयूरिया, कीटोन एसिडोसिस, रक्त में कीटोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और मूत्र में क्या होता है, मूत्र से कीटोन बाहर आने लगेगा, कीटोन यूरिया। और एसिडोसिस जो होती है, यूरिन में वसा का जमा होता है। फिर उसके बाद डायबिटिक कोमा, व्यक्ति जो होता है वह कोमा में चला जाता है। तो ये क्या है, ये पूरा इसका क्रम है, किसका, डायबिटीज़ होने का। अब इतना हम लोगों ने पढ़ा था। ये बताइए, ये जो क्या है कि कीटोन क्या होता है। कीटोन जो होता है वह, इसके बारे में आप लोग कुछ नोट कर लीजिए कि जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। कीटोन क्या होता है, कीटोन जो होता है वह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। किसमें, जल में कीटोन घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। कीटोन क्या है कि यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। जब शरीर में ऊर्जा नहीं होती है तो कीटोन क्या होता है, कीटोन एनर्जी देने का कार्य करने लगता है। ग्लूकोज के ना होने पर, ग्लूकोज के ना होने पर यह ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है, देने का कार्य करने लगता है। तो किसके ना होने पर, कि किसके ना होने पर, ग्लूकोज के ना होने पर ये ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। अब देखिए कि आपके रक्त में, या इसको नोट कर लीजिए, आपके रक्त या मूत्र में कीटोन्स संकेत देते हैं। क्या करते हैं, कीटोन्स संकेत देते हैं, संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं कि आपका शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के बजाय वसा जला रहा है, कि आपका शरीर ग्लूकोज के बजाय क्या करता है, वसा जला रहा है। कीटोन्स होने का मतलब होता है, कीटोन्स होने का मतलब है कि आपका शरीर अपने बैकअप ऊर्जा स्रोत वसा का उपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये देखिए, कीटोन जो है ये मतलब ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। बैकअप ऊर्जा स्रोत वसा का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है,
उपयोग कर रहा है। अब देखिए यदि क्या है, यदि टाइप 1 क्या है, टाइप 1 मधुमेह है तो यदि टाइप 1 मधुमेह है तो उच्च कीटोन्स खतरनाक हो सकते हैं। उच्च कीटोन्स क्या होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। यदि टाइप 1 मधुमेह है तो उच्च कीटोन्स क्या होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। बहुत अधिक रक्त स्तर क्या होता है, और नोट करिए कि बहुत अधिक रक्त स्तर क्या करता है, आपको मधुमेह से संबंधित, किससे, मधुमेह से संबंधित क्या होता है, कीटो एसिडोसिस नामक संभावित घातक जटिलता के जोखिम में डाल सकता है। नामक संभावित घातक जटिलता क्या होता है, जटिलता के जोखिम डाल सकता है। तो अर्थात मतलब इसका पूरे का मतलब यह है कि जब कीटोन्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ग्लूकोज काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, कीटोन्स काम करने लगते हैं। ठीक है, और क्या कौन सी स्थिति आती है, कीटो एसिडोसिस। ठीक है, ये बीमारी हो जाती है। इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे कि जो डायबिटीज़ होने पर देखिए कुछ लक्षण तो हमने बताए कि कुछ इसमें जो नॉर्मल मतलब होते हैं कि जो दिखते हैं बाहरी रूप से, जो सामान्य लक्षण होते हैं कि जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसको हमने बताया कि जिसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और क्या होता है जीरोस्ट्रोमा, ये सब चीज़ें, वेट घटने लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि सामान्य लक्षण हो गए। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसको हम लैब में करते हैं, इस तरीके से उसको मतलब ब्लड चेक करवा के हम लोग जांच करवाते हैं। तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ये देखते हैं कि डायबिटीज़ होने पर व्यक्ति के क्या होते हैं। पहले देखते हैं कि डायबिटीज़ होने पर व्यक्ति पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। डायबिटीज़ होने पर क्या होता है, होने पर व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये क्या क्या होती है, क्या क्या कंडीशन आती है कि साफ न दिखाई देना। जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज़ होने पर व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देता। देखिए डायबिटीज़ होने पर एक चीज़ और होता है कि घाव, हमने पढ़ा है कि घाव तेज़ी से नहीं भरता। उस समय देखिए अगर मतलब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ऑपरेशन भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इतना थोड़ा सा कट लग गया तो वो घाव जो है वो आसानी से नहीं भरता है। तो डायबिटीज़ होने पर व्यक्ति पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, साफ न दिखाई देना, घाव भरने में समय लगता है, साफ न दिखाई देना, और क्या, घाव भरने में समय लगता है, और क्या होता है, संक्रमण बहुत तेज़ी से होने लगता है, संक्रमण बहुत तेज़ी से होने
लगता है। संक्रमण क्या होता है, बहुत तेज़ी से होने लगता है, जैसे चोट लगने पर क्या होता है, घाव नहीं भरता है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं। और क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वज़न घट रहा होता है ना ऐसी कंडीशन में, तो व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और क्या, वह थोड़ा सा कार्य करता है तो बहुत जल्दी वह थका महसूस करता है, बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करता है। तो ये सब क्या हो गए, ये व्यक्ति पर क्या पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसके डायबिटीज़ के कुछ टेस्ट होते हैं। वह टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं। डायबिटीज़ के टेस्ट या डायबिटीज़ टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं। डायबिटीज़ जो टेस्ट होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोसूरिया टेस्ट। क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया टेस्ट। ये ग्लाइकोसूरिया टेस्ट क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मूत्र में शुगर की मात्रा की जो शुगर की मात्रा जांच करना, मूत्र में शुगर की मात्रा जांच करना, ये क्या हो गया, ग्लाइकोसूरिया। हाइपरग्लाइसीमिया टेस्ट, हाइपरग्लाइसीमिया टेस्ट। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में ऐसा टेस्ट है जिसमें रक्त में शुगर की मात्रा जांची जाती है। कि इसमें क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा जांची जाती है। इसमें क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा जांची जाती है। ग्लाइकोसूरिया टेस्ट में क्या होता है, मूत्र में शुगर की मात्रा जांची जाती है। और हाइपरग्लाइसीमिया में रक्त में शुगर की मात्रा जांची जाती है। और तीसरा टेस्ट हो गया, क्या हो गया कि जीटीटी। तीसरा क्या है, ये पहला हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरे नंबर पे हो गया क्या, जीटीटी। इसका फुल फॉर्म है क्या, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है कि इसमें ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। और क्या, ये देखिए जीटीटी, और क्या होता है, एक होता है ओजीटीटी। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वह लैब में इसकी होते हैं, जांच किए जाते हैं। किसमें, लैब में। ये दोनों लैब में जांच किए जाते हैं। और क्या होता है कि ये दोनों लैब में किए जाने वाले टेस्ट हैं, किए जाने वाले टेस्ट हैं। कौन कौन से, एक जीटीटी हो गया, दूसरा क्या हो गया, ओजीटीटी। जीटीटी का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ओजीटीटी का ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लाइकोसूरिया में क्या हो गया, मूत्र की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा आने लगती है। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या हो गया, रक्त में शुगर की मात्रा ज़्यादा आती है, मात्रा जांची जाती है। तो इसको किस में जांचते हैं, मूत्र में शुगर की मात्रा कब जांचते हैं, जब ग्लाइकोसूरिया टेस्ट होता है। हाइपरग्लाइसीमिया में रक्त में शुगर की मात्रा जांची जाती है। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ओजीटीटी, ये दोनों क्या होते हैं, लैब में किए जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, लैब में किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले 250, इसमें देखिए, इसमें
इसमें सबसे पहले 250 से कितने ml 300 ml पानी लेते हैं। क्या करते हैं 250 से 300, इसमें सबसे पहले 250 से 300 ml पानी लेते हैं। इस पानी में क्या करते हैं कि 75 यानी 75 ग्राम ग्लूकोज, इस पानी में 75 ग्राम जो होता है वह ग्लूकोज क्या करते हैं मिलाकर देते हैं या मिला देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, कितना इसमें किसमें OGTT में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 250 से 300 ml पानी लेते हैं। फिर पानी में क्या करते हैं कि 75 यानी 75 ग्राम ग्लूकोज मिला देते हैं। और ये ग्लूकोज मिलाने के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद पीने को देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पीने को देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके कुछ समय बाद चेक करते हैं कि उसके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कितना है। कितना है। तो इसमें क्या करते हैं ये OGTT। उसके बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज का मतलब ब्लड में ये जो ग्लूकोज का स्तर चेक करते हैं कि वो बढ़ा है या घटा है, जो भी चीज़ें हैं। क्या करते हैं पहले, इसमें सबसे पहले 250 से 300 ml क्या करते हैं, पानी में कितना 75 ग्राम ग्लूकोज मिला देते हैं और उसके बाद पीने को देते हैं कि इतना। फिर उसके बाद वो पानी पीने को देते हैं। फिर उसके समय बाद चेक करते हैं कि ब्लड में उसके ग्लूकोज का स्तर कितना बढ़ा है। ठीक, और टेस्ट होते हैं ये कितने, ये OGTT, ये हो गया तीसरा, ये चौथा हो गया। अब 5वें नंबर पे देखते हैं क्या, जिसको कि आप लोग जानते होंगे और ये यहाँ से क्वेश्चन आया भी है, HbA1c क्या होता है। ये HbA1c क्या होता है, HbA1c टेस्ट। ये क्या होता है, इसे कितने स्तर होते हैं, HbA1c के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं इसके कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या देखते हैं कि एक क्या होता है, पहला क्या होता है, नो डायबिटिक टेस्ट। पहला क्या है, नो डायबिटिक टेस्ट। और दूसरा क्या है, पहला क्या है नो डायबिटिक टेस्ट और दूसरा क्या होता है कि प्री डायबिटिक टेस्ट। ठीक, और तीसरा क्या है, डायबिटिक। ये 3 हो गए, पहला नो डायबिटिक टेस्ट, दूसरा है प्री डायबिटिक, और जैसा कि लग रहा होगा इससे नो मतलब कि अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है। नो मतलब क्या हो गया कि अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है, नो डायबिटिक टेस्ट। और दूसरा क्या है, प्री डायबिटिक, यानी डायबिटीज़ जो है प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। ठीक है,
और इसका क्या है, डायबिटीज़ का मतलब कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है। और प्री डायबिटिक मतलब वो बॉर्डर लाइन पे है, अभी उसको डायबिटीज़ नहीं हुआ है। और क्या है कि ये बिल्कुल मतलब ये बॉर्डर लाइन पे है और इसको अभी ये नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि पहला क्या है, इसको देखते हैं। नो डायबिटिक टेस्ट, ये क्या होता है। नो डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें 5.7 से कम है। किससे? 5.7 से कम है। तो व्यक्ति क्या है, जब ये जांच करते हैं तो उसका कितना मान 5.7 से कम है, तो ये क्या है, नो डायबिटिक हो गया व्यक्ति। और अगर क्या कि प्री डायबिटिक, इसमें क्या है कि कितने की, इसका 5.7 से कितने 6.4 है। कितना? 5.7 से 6.4 है। तो क्या हो गया? कि प्री डायबिटीज़ है। और अर्थात क्या हो गया कि डायबिटीज़ नहीं हुआ है, डायबिटीज़ नहीं हुआ है पर हो सकता है। जैसा कि सुनते हैं ना कि मतलब अब थोड़ा परहेज करना शुरू कर दो क्योंकि व्यक्ति जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ गया है। तो यही है कि 5.7 से 6.4 के बीच है, 5.7 से 6.4 के बीच है। और क्या कि डायबिटीज़ ये क्या हो गया, डायबिटीज़ जो होता है ये किसके 6.5 के ऊपर रेंज में हो। तो क्या है, व्यक्ति डायबिटिक है। ठीक, तो ये तीनों क्या हो गए, HbA1c। इसके कितने 3 स्तर होते हैं, कौन से? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर कितना आया है 5.7 आया है तो व्यक्ति क्या है, नो डायबिटिक है। और अगर कितना 5.7 से 6.4 आया है तो यानी व्यक्ति बॉर्डर लाइन पे है, वह उसे डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर 6.5 के ऊपर है तो क्या है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ उसे हो गया है। तो ये इतने हो गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके डाइट को पढ़ेंगे, डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कैसा आहार लेना चाहिए, इसमें अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है तो कैसा आहार लेना चाहिए। डाइट पहले देखते हैं कि मधुमेह के प्रकार। अगर ये क्या है, बालकों में देखते हैं कि मधुमेह के कौन प्रकार होते हैं, बालकों में पहले देखेंगे। और क्या कौन कौन से, कार्बोज, वसा, प्रोटीन। तो ये बालकों में कि अगर बालकों में मधुमेह है तो क्या करेंगे, कितने परसेंट, 40% कार्बोज लेंगे। और इसमें वसा भी 40% और प्रोटीन जो है वो 20% होगा। और किसमें, वयस्क अगर मोटा है तो 60% कार्बोज लेंगे और फैट जो है 20% और प्रोटीन जो है वो भी 20%। और अगर वयस्क जो है, सामान्य है तो कितना लेंगे कि 40%, यहाँ पर भी 40% और ये 20%। तो ये क्या है, इसकी मात्रा हम लोगों को लेनी चाहिए कि बालकों में अगर है तो 40% कार्बोज लेनी चाहिए और 40% फैट लेनी चाहिए और 20% प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर वयस्क है लेकिन जो व्यक्ति है वो मोटा है तो कितना, 60% कार्बोज लेनी चाहिए और फैट जो है वो 20% लेना चाहिए। और
प्रोटीन जो है वो 20% लेना चाहिए। और वयस्क जो है अगर वो सामान्य है तो 40% जो है वो क्या करना चाहिए, कार्बोज लेना चाहिए और 40% फैट लेना चाहिए और 20% प्रोटीन। फिर अगर देखते हैं अगर किसी को मधुमेह है तो उसे डाइट में क्या करना चाहिए, तो उसे डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कम लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को क्या है, मधुमेह है तो क्या करना चाहिए डाइट में, मधुमेह है तो उसे डाइट में क्या, कार्बोज कम और क्या, प्रोटीन ज़्यादा और फैट जो है वो कम कर देना चाहिए। और क्या है कि व्यक्ति को भी डाइट में जो होती है वो लो कैलोरी लेना चाहिए। क्या लेनी चाहिए, डाइट में क्या लेनी चाहिए, लो कैलोरी लेनी चाहिए। और अगर आप कैलोरी की मात्रा घटा भी रहे हैं तो कैलोरी की मात्रा कैसे, डायरेक्ट नहीं घटानी चाहिए, धीरे धीरे घटानी चाहिए। कोई भी अगर बदलाव व्यक्ति कर रहा है तो डायरेक्ट ना करके उसको धीरे धीरे करना चाहिए। उसी प्रकार क्या है कि व्यक्ति को अगर कैलोरी वो घटा रहा है तो उसको कैसे घटाना चाहिए, डाइट में लो कैलोरी लेनी चाहिए, लेकिन जो है कैलोरी की मात्रा जो है वह धीरे धीरे घटानी चाहिए। और कौन सी वसा लेनी चाहिए, संतृप्त वसा क्या करनी चाहिए, घटा देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, संतृप्त वसा नहीं लेनी चाहिए। संतृप्त वसा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा क्या होती है कि जो जम जाती है ना, तो ये क्या होनी चाहिए कि संतृप्त वसा नहीं लेनी चाहिए। कौन सी वसा लेनी चाहिए, असंतृप्त वसा, जो न जमने वाला फैट हो वो लेना चाहिए। नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। मैदा नहीं लेना चाहिए। और क्या कि सुबह ज़्यादा, रात में जो होता है वह कम खाना चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह कम खा रहे हैं और रात में कि सोना है तो बहुत ज़्यादा खा के सो जाए, क्योंकि नहीं, सुबह जो है वह ज़्यादा खाना लेना चाहिए। मतलब आप पेट भर के आप खा सकते हैं, लेकिन रात में बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। सुबह रात में कम भोजन लेना चाहिए। और क्या, खाना को क्या करना चाहिए, जब भी भोजन करें तो थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन कई बार करें। भोजन थोड़ा थोड़ा कई बार करना चाहिए। और लो जीआई वैल्यू देना चाहिए, लो जीआई वैल्यू देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, लो जीआई वैल्यू देनी चाहिए। और क्या है कि उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म दे रहे हैं तो उसकी कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म देनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड 3 होते हैं, तो उसकी कौन सी फॉर्म देनी चाहिए, उसकी जो है वो पॉलीसेकेराइड देनी चाहिए, मोनोसेकेराइड ना देकर। कौन सी, कार्बोज की पॉलीसेकेराइड क्या होना चाहिए कि कार्बोज की पॉलीसेकेराइड फॉर्म देनी चाहिए।
चाहिए। तो ये क्या हो गया कि इसके डाइट हो गए। डाइट में क्या करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो डाइट में क्या करना चाहिए, कार्बोस कम कर देना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा और फैट भी कम कर देना चाहिए। और वसा जो है वह कौन सी वसा देनी चाहिए, संतृप्त वसा ना देकर जो असंतृप्त वसा होती है, जो न जमे, वो वसा देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि भोजन जो है वह रात में जो है वो कम करके सुबह भोजन भरपेट करना चाहिए। रात में बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, कम कैलोरी देना चाहिए, लेकिन कैलोरी अगर आप घटा रहे हैं तो धीरे धीरे घटाएं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसका कैलोरी कम कर देना है, कम कर दे रहे हैं। मैदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। और क्या कि भोजन को थोड़ा थोड़ा कई बार लेना चाहिए, लो जीआई वैल्यू देनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइट हो गई कि किसकी, डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की डाइट हो गई कि मधुमेह में कैसा आहार किस प्रकार से लेना चाहिए। और आगे देखते हैं इसके कितने प्रकार के टेस्ट हैं। HbA1c जो टेस्ट होते हैं इसके कितने स्तर बताए हमने, 3 स्तर बताए। कौन कौन से, पहला जो है एक नो डायबिटिक टेस्ट होता है, दूसरा जो होता है प्री डायबिटिक टेस्ट होता है, और जो तीसरे नंबर पे होता है वो डायबिटिक होता है। जो नो डायबिटिक होता है ये 5.7 से कम होता है तो वो नो डायबिटिक टेस्ट हो गया। अगर जांच करवा रहे हैं और 5.7 आया उसका रेंज, तो क्या हो गया, व्यक्ति जो है वो नो डायबिटिक है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में आया है तो व्यक्ति क्या है, वो प्री डायबिटिक है, मतलब वो अब बॉर्डर लाइन पर है। और अगर वही कितना आया है, 6.5 के ऊपर आया है तो व्यक्ति को वह मधुमेह पेशेंट है, वह डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम क्या देखते हैं, पेनक्रियास से कौन से अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंसुलिन हार्मोन निकल रहा था बीटा सेल से ना। तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेनक्रियास से कितने हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते हैं। पेनक्रियास से 2 हार्मोन निकलते हैं। अब पैनक्रियास से कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। एक बीटा सेल, इससे कौन सा निकलता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन। और दूसरा क्या है कि अल्फा सेल, इससे कौन सा निकलता है, ग्लूकागॉन हो गया। और यह क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। बीटा सेल से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अल्फा सेल से क्या होता है कि ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन निकलता है कहाँ, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है कि ये रक्त में शुगर की मात्रा को घटा देता है, कम कर देता है। रक्त में शुगर की मात्रा को कम कर देता है। रक्त में क्या करता है कि ये शुगर की मात्रा को कम कर देता है। और ये बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा सेल से, ये क्या करता है रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो अगर देखें कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं और एक सामान्य रूप से होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई घटा है तो कोई बढ़ा है। मतलब दोनों कंडीशन जो होती है वह सही नहीं है कि अगर ये क्या करेगी शुगर की मात्रा को बढ़ा दे तो भी नहीं सही है, और अगर ये कम हो जाए ग्लूकागॉन हार्मोन कम कर देता है तो ये भी सही कंडीशन नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि गर्भावस्था में भी डायबिटीज़ होता है। तो गर्भावस्था में कौन सी डायबिटीज़ होती है? प्रेगनेंसी में
कौन सी डायबिटीज़ होती है? देखिए ये डायबिटीज़ जो होती है ये सामान्य है। आज की कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो गर्भावस्था तक रहती है, उसके बाद क्या है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। उस डायबिटीज़ का क्या नाम है? जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल क्या है कि गर्भावस्था में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। अब इसमें क्या होता है कि यह गर्भावस्था में होता है और यह क्या होता है, यह परमानेंट नहीं होता है। यह क्या है? यह गर्भावस्था में होता है, यह परमानेंट नहीं होता है। क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़? यह प्रेगनेंसी के समय होता है और यह परमानेंट जो होता है नहीं होता है। गर्भावस्था के बाद क्या होता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। अपने आप क्या होता है, ये अपने आप समाप्त हो जाता है। गर्भावस्था में क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये क्या होता है, ये गर्भावस्था में होता है और प्रेगनेंसी के समय ये अगर होता है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाता है। उस समय क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो हार्मोन नहीं बन पाता, इस वजह से ये होता है। अच्छा एक बात बताइए कि यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है ग्लूकोज में या कम होती है? अगर बढ़ती है तो क्या बोलेंगे, अगर कम होती है तो क्या बोलेंगे? क्या यदि क्या है, यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? अगर यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है और ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर क्या होगा, यदि इंसुलिन कम हो रहा है, इंसुलिन कम होती है, ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या है, ये इतना हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों ने ये पूरा डायबिटीज़ का जो है वो चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर देखेंगे, लेकिन ये इतना डायबिटीज़ जो है आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब धीरे धीरे जो है इसका भी क्लास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, भी टॉपिक ऐसा ना हो कि जो छूटे। अगर आप लोगों को लगता है तो इसको कमेंट करके आप लोग बताइए। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।